अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम रज़ा एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और बच्चों, इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है, जिसको हमने स्टडी किया है, वो था हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए हमने किया था। अब हम जो आज उसके पैरेलल टेस्ट है, उसका अल्टरनेटिव टेस्ट जो है, जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते तो उसके पैरेलल एक टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक में, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मान विटनी यू टेस्ट। ठीक है, पहले मैं इसकी कुछ अजम्पशंस को देख लेता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ पिछले उसके साथ क्या डिफरेंस है इसका। देखिएगा, मान विटनी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक टेस्ट था, जबकि ये मान विटनी यू टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में भी, कि पैरामीट्रिक वो टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मेलिटी की अजम्पशन को फुलफिल करते हैं, वो तब पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। और जिनकी नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो उनके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो सारी चीज़ें ही सारी अजम्पशंस वही हैं जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में थी, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी दो कैटेगरी होंगी या फिर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ भी वही है कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे या दो उसकी वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरी होंगी। इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा न्यूमेरिकल होगा या कंटिन्यूस होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल और कंटिन्यूस होगा, जबकि यहाँ भी यही है, न्यूमेरिकल होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ कि ये ऑर्डिनल के लिए भी ये अप्लाई होता है, जिसके अंदर आप ऑर्डिनल डाटा आपका होता है उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है ये, तो इसलिए ऑर्डिनल डाटा के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। तीसरी अजम्पशन देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों में वही सेम ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की है, यानी एक ग्रुप की कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर रही, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह इसकी फोर्थ एजम्पशन जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि अगर आप इसको गौर करें, इसका मेन डिफरेंस इसके अंदर यही है, मेन सिर्फ इस अजम्पशन की वजह से कि डेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉन नॉर्मल होगा, तो तब आप मान विटनी यू टेस्ट या रैंक टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के अंदर होमोजेनिटी की ज़रूरत होती है, होमोजेनिटी की एक अजम्पशन है, जबकि इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती, इसकी कोई अजम्पशन नहीं है होमोजेनिटी के लिए। अच्छा, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अंदर भी ग्रुप के सैंपल का साइज़, दोनों दो ग्रुप्स हैं तो दोनों के ग्रुप का सैंपल का साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे। ठीक है, वो सेम चीज़ है, दोनों के ग्रुप्स इक्वल भी हो सकते हैं दो ग्रुप्स के, और सैंपल साइज़ अनइक्वल भी हो सकते हैं, यानी एक ग्रुप के अंदर 15 लोग हैं तो दूसरे ग्रुप के अंदर 12 लोग हो सकते हैं, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये चीज़ उसके अंदर सेम है। तो ये तो थी इसकी कोई प्री रेक्विजिट्स जो असम्पशंस, ये डाटा की नेचर, जिसकी बेस पे आपको पता चलेगा कि किस जगह के ऊपर इसको अप्लाई करना है। जो आपका इंडिपेंडेंट पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो मीन पे बेस करते हैं, इसके अंदर मीन पे बेस करते हैं। ठीक है, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो मीडियन बेस होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मीडियन बेस होते हैं और वो मीन बेस होते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए। मैं वही वाली एग्जांपल, पहले वाली एग्जांपल को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। देखिएगा,
अगर आप लोग गौर करेंगे तब वही एग्जाम्पल है, वही डेटा है हमारा। तो अब सिर्फ हम ये सपोज करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है, बाकी तमाम अजम्पशंस वही हैं, दो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। एक तो हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है, नंबर 2 इसके अंदर हम होमोजेनिटी नहीं चेक करेंगे। अब हमारा काम है हम इसको देखें। जब आप इसे SPSS पे एनालिसिस करेंगे तो इसके दो तरीक़ाकार हैं, दो प्रोसीजर्स हैं जिस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों ही बता देता हूँ बारी बारी। देखिएगा, जब आपका ये मार्क्स देखें कंटिन्यूस हो, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होगा तो तब आप जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो देखिएगा। एनालाइज के बाद आप नॉन पैरामीट्रिक पे जाएंगे, और नॉन पैरामीट्रिक के बाद आप लेगेसी पे जाएंगे, और उसके बाद डू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का पैरेलल है तो इसलिए इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल हूबहू उसी तरह से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने पहले वाला हमने अप्लाई किया है। तो इसके अंदर टेस्ट जिस वेरिएबल को करना है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ग्रुपिंग वेरिएबल आपके जेंडर है, और इनको वैल्यूज़ देनी है 1 और 2 जो कोड हैं इसके, और जस्ट इसको और कुछ नहीं करना, इसका डिस्क्रिप्टिव साथ निकाल लें, ठीक है। क्वार्टाइल्स भी साथ निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो, ओके कर दें। तो इसके अंदर उसने क्या बताया, उसी तरह ही इन दोनों के मीन्स को बता दिया कि इसका मीन क्या था, सॉरी ये मीन। अब अगर गौर किया जाए, मैं पिछले डेटा के साथ इसको कंपेयर करूंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। इस डेटा के अंदर जो यूज़ होने वाली चीज़ है वो क्या है, वो है आपका मीन रैंक। मेल के लिए मीन रैंक उसका 12.08 है, फीमेल के लिए जो यूज़ होने वाला मीन रैंक 18.53 है। अब मैं सोचता हूँ तो कि आपको ऊपर वाले टेस्ट के भी वो दिखा दिए जाएं रिजल्ट्स, ताकि आपको पता चले। देखेंगे जिसके वैल्यूज़ कम हैं, स्कोर कम है, उसका रैंक भी कम होगा, उसको रैंकिंग भी छोटी मिलेगी, छोटे रैंक का होगा। जिसने ज़्यादा स्कोर लिए उसकी रैंकिंग भी ज़्यादा बनेगी, अगर आप गौर करेंगे तो, ठीक है जी। ये देखें मेल की जो वैल्यू पहले थी, देखें गौर करें, मेल थे 68 उनके स्कोर थे, तो उनको 12 मिला है ग्रेड रैंक मिला है, जबकि इसको 18। इन दोनों के मीन रैंक को अब कंपेयर करेगा वो, जिस तरह आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो था मीन्स को कंपेयर करता था, इसी तरह ये मीन रैंक को कंपेयर करेगा। और ये बताता है कि एक तो आपने मीन रैंक इसमें से पिक करने हैं, नंबर 2 मान विटनी यू टेस्ट की वैल्यू पिक करनी है, नंबर 3 जी स्कोर की वैल्यू को पिक करना है, और आपने एजम पटोटस यानी पी वैल्यू को भी पिक करना है। अगर आप देखें तो इन दोनों के मीन रैंक के अंदर इन दोनों बिटवीन 2 मीन रैंक्स जो है मेल एंड फीमेल मीन रैंक्स के दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यहाँ पे ये शो करता है। और अगर आपका डेटा ऑर्डिनल हो, ऑर्डिनल जिस तरह के, अगर आप कहते हैं जी आपके डेटा के अंदर इस तरह का हायरार्की है, स्ट्रांगली एग्री न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री न्यूट्रल, और डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री, ये ऑर्डिनल डाटा है, ठीक है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऑर्डिनल डाटा है। जब आपका ऐसा डाटा होगा तो उस किस्म के लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फिर अप्लाई करेंगे यहाँ से एनालाइज के बाद नॉन पैरामीट्रिक के बाद अब आपने लेगेसी वाली साइड पे नहीं जाना, ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे चले जाना है, ठीक है। आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा इसमें आपने डेटा तो दिया ही नहीं, तो डायरेक्ट आपको इधर लेके आया हूँ मैं। तो आप ग्रुप्स में इसे
जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टेस्ट फील्ड के अंदर जो जो जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, और जस्ट आपने क्लिक करना है रन के ऊपर, तो आपके पास फ़ौरन से रिजल्ट्स आ जाएंगे नॉन पैरामीट्रिक के। तो उसने बताया ये वही हैं जो ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है, और साथ उसने बता दिया कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और इसके ऊपर लगने वाला टेस्ट जो था वो मान विटनी यू टेस्ट था। अगर इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो डबल क्लिक इसके ऊपर कर दें, ठीक है, तो फर्दर इसकी डिटेल आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरह से। तो बताता है ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये दोनों, ये फीमेल की फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रैंक मिला हो वो और नंबर, इसी तरह मेल्स की जो रैंक मिला है नंबर, और इन दोनों के दरमियान पी वैल्यू साथ लिख दी जाए तो पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान जो रैंक्स के दरमियान डिफरेंस है वो एक मार्केबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके जी, आज का हमारा यही लेक्चर था। दोबारा मैं अगेन यही बात बताना चाहता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का कि पैरेलल एक टेस्ट है और तब अप्लाई किया जाता है जब आपका डेटा नॉर्मल नहीं होता है, और दोनों ही कंडीशन में अप्लाई हो सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका न्यूमेरिकल हो या ऑर्डिनल हो, ठीक है। और दोनों ही मैंने कंडीशंस बताई हैं कि किस किस तरह से इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।